Critique of a Critic, Part 4. Look up the dictionary definition of atheist, and it kind of applies to me, but what is the definition of atheist in practice? It is what leading atheists do, and it's their conduct, and it's their behavior, and it's what they say, and it's their attitude. Mm-hmm. That is what an atheist is today, because they're the most visible exemplars of that word. And most of their conduct, I either don't agree with or simply don't engage in. अगर आप किसी वजह से डायरेक्टली मेरी इस ऑडियो पे आ गए तो आई वुड रिकमेंड कि आप बारी बारी पिछली सारी ऑडियोज को सुनते हुए आएं एंड दिस कन्वर्सेशन विल मेक मोर सेंस टू यू। ऑलराइट, सो अभी तक अगर आप मेरी बातों को बर्दाश्त कर सके हैं और यहाँ तक पहुँच गए तो लेट मी टेल यू कि आपने अपनी कॉग्निटिव डिसोनेंस को तो डिफीट कर दिया। जरूरी नहीं कि आप मेरी हर बात से इत्तेफाक करें या फिर मेरे नजरिए को आप अपना नजरिया बना लें। फकत अपने नजरियात के खिलाफ तनकीद को भी सुन पाना भी अपने आप में काफी बड़ी कामयाबी है। As earlier said that I do not believe in absolute truth and I know as humans how good we are in fooling our own selves. तो जो भी कंक्लूजन्स हम अपने लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस से ड्राइव करते हैं, हम उनकी कोई ना कोई रैशनल और लॉजिकल जस्टिफिकेशन खुद को सेटिस्फाई करने के लिए बना ही लेते हैं। एंड एज अ सेल्फ अवेयर एंड क्यूरियस स्पीशीज हमारी ये काबिलियत हमारे एवोल्यूशन में काफी मददगार रही होगी। Why is there a conscious observer and why is there anything observable at all? Not being able to find an answer for the reason of our existence is catastrophically depressing. Just to get over it, evolution ने इसका एक हल निकाला and made it possible for us to find a peace of mind in those answers which were not driven through logic or rationality. Faith, belief and even hope. These three things may have nothing to do with logic. लेकिन जैसे ही आप किसी की जिंदगी से ये तीन illogical elements निकाल देते हैं तो फिर बाकी कुछ भी नहीं रहता। तो चले बगैर और टाइम वेस्ट करे डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं और उस बारे में बात करते हैं जो मुझे आपकी अप्रोच के अंदर गलत लगता है। तो जब भी कोई शख्स माशरे में मौजूद किसी भी बुराई का सारा ब्लेम किसी एक चीज पे डालने की कोशिश करता है, जैसे कि गालिब कमाल या उन जैसे कुछ लोग किसी पर्टिकुलर माशरे में मौजूद इंटॉलरेंस या वायलेंस के लिए रिलीजन को जिम्मेदार ठहराते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू देम देयर इज नथिंग पॉजिटिव टू बी गेन्ड फ्रॉम एनी रिलीजन, सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ एन एब्सोल्यूट अप्रोच। तो अब मैं आपको चंद रियल लाइफ सिनेरियोज या फिर एग्जांपल्स के थ्रू ये समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों इस तरह की अप्रोच से आपको सोसाइटीज में कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिलते। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को दरपेश मसाइल में मौजूद चाइल्ड लेबर इज आल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स। तो बच्चों को जिस उम्र में पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, अपनी एजुकेशन पे जोर देना चाहिए और अपनी सोशल स्किल्स को डेवलप करना चाहिए। सो इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज इट इज कॉमन टू सी कि बच्चे अपने क्रूशियल टाइम को चंद रुपए के एवज किसी शख्स के नीचे काम करते हुए नजर आते हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने के बाद इसके सोल्यूशन के लिए एक स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करने की कोशिश करी। फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज ने प्रेशराइज किया थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को टू इन्फोर्स बैन ऑन चाइल्ड लेबर। सो हियर इज अ थिंग कि जिन कंट्रीज में चाइल्ड लेबर एक बहुत बड़ा मसला था, उन कंट्रीज में बच्चों के लिए अर्ली एजुकेशन या फिर चिल्ड्रन प्रोटेक्शन के लिए भी कोई सच रिसोर्सफुल या फिर इफेक्टिव स्ट्रक्चर सिरे से ही मौजूद नहीं था। सो ड्यू टू कंटिन्यूड प्रेशर फ्रॉम फर्स्ट वर्ल्ड, कुछ कंट्रीज ने इस बैन को इन्फोर्स करने की कोशिश करी एंड दे स्टार्टेड विटनेसिंग इमीडिएट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। तो जिन बच्चों के पास पढ़ने लिखने के लिए पहले ही कोई रिसोर्सेज मौजूद नहीं थे और उनको काम करने से भी रोक दिया गया, दिस रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट इंक्रीज ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटी अमंग चिल्ड्रन। और सिर्फ ये नहीं हुआ बल्कि इसके साथ साथ उन बच्चों के अंदर ड्रग अब्यूज के भी केसेस बढ़ते हुए नजर आने लगे एंड ऑल सच चिल्ड्रन बिकेम मोर ससेप्टेबल टू बिकम विक्टिम ऑफ अ सेक्सुअल अब्यूज, व्हिच आल्सो मेंट एन ओवरऑल इंक्रीज इन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस अमंग चिल्ड्रन। और ये सब उन इकदामात की वजह से हो रहा था जो अच्छी इंटेंशंस के साथ लिए गए थे। जब भी सोसाइटी में मौजूद किसी प्रॉब्लम को बाकी सारी सोसाइटी से आइसोलेट करके उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो इसी तरीके के रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं। तो अगर आप किसी कंट्री से चाइल्ड लेबर के मसले को खत्म करना चाहते हैं तो वहाँ ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलें अब दूसरे सिनेरियो के ऊपर नजर डालते हैं। चंद दहाइयों पहले जब सारे साइंटिस्ट मिलके दुनिया को दरपेश मसाइल का जायजा ले रहे थे तो उन्होंने अपनी रिसर्च से ये दरियाफ्त किया कि इंसानों की तेजी से बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा मसला बनने जा रही है। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कार्बन एमिशंस, लैक ऑफ सस्टेनेबल रिसोर्सेज एंड द लिस्ट गोज ऑन कि क्यों बढ़ती हुई आबादी हमारे एनवायरनमेंट के लिए फ्यूचर में एक बहुत बड़ा मसला बनने जा रही थी। So logically it was a very rational decision to take steps in order to curtail our population. तो जिन कंट्रीज ने इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हुए अपनी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ड्रास्टिक स्टेप्स लिए, चाइना वाज अमंग दोस कंट्रीज। तो उसने वन चाइल्ड पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया एंड थ्रू स्ट्रिक्ट लॉज एंड रेगुलेशंस इन प्लेस चाइना इस पॉलिसी को अपने लोगों पे काफी अरसे तक इन्फोर्स भी कराता रहा। फिर नई स्टडीज सामने आई जिनसे ये पता चला कि क्यों चाइना की ये पॉलिसी बहुत बुरी तरह से फेल होगी और इसके बहुत बुरे नताइज चाइना को फेस करने पड़ेंगे फ्यूचर में। एंड इन लेट 2015 चाइना ने अपनी इस वन चाइल्ड पॉलिसी को खत्म कर दिया। तो बेसिकली हुआ कुछ यूं, साइंस बहुत तेजी से तरक्की कर रही थी और लोगों का लाइफस्टाइल भी बहुत इम्प्रूव कर रहा था।
اور اب जंगों के अंदर लोगों की अमवात भी पहले के मुकाबले बहुत कम हो रही थी। मिसाल के तौर पे वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में मिलियंस के अंदर इंसानी जानों का ज़या हुआ था। हमारे पास बहुत सारी बीमारियों के इलाज आ चुके थे, बहुत से मौलिक वायरसेस थे जिनकी वैक्सीन हम लोगों ने बना ली थी। इन सारी बातों का मतलब ये निकलता था कि अब लोगों का एवरेज लाइफ स्पैन पहले से कहीं ज्यादा होने वाला है। अब जब चाइनीज ऑफिशियल्स ने इस नए वेरिएबल को अपनी इक्वेशन के अंदर इंक्लूड किया तो उनको नजर आया कि वन चाइल्ड पॉलिसी को अडॉप्ट करने की वजह से उनकी फ्यूचर पॉपुलेशन के डायनामिक्स कुछ इस तरह के होने वाले हैं कि आने वाली चंद दिहाइयों के अंदर ही उनकी ज्यादातर आबादी उस उम्र के लोगों पर मुश्तमिल होगी जो सिर्फ अस्पतालों के चक्कर लगा रहे होंगे और उनकी मेजोरिटी पॉपुलेशन चाइनीज इकोनॉमी में किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकेगी। और इस सब को देखते हुए चाइना ने फौरन अपनी वन चाइल्ड पॉलिसी को रिवर्स किया, बट स्टिल आफ्टर टेकिंग all those necessary steps अब भी जो प्रोजेक्शन आ रही है वो ये है कि बाय 2040 चाइना की 30% से ज्यादा आबादी 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पे मुश्तमिल होगी। सो थ्रू ट्रायल एंड एरर अब चाइनीज ये समझ चुके थे कि बच्चों की पैदाइश को रोकना या फिर उसको कंट्रोल करना सिर्फ इस उम्मीद में कि इससे आबादी कंट्रोल हो जाएगी, ये उनकी कितनी गलत स्ट्रेटेजी थी। तो अब ये जो दोनों सिनेरियोज मैंने आपके सामने रखे हैं, इनमें हमारे सीखने के लिए जो सबक है वो ये है, You need to stay humble, क्योंकि जब भी आप 100% श्योर हो जाते हैं कि आप किसी भी मसले को पूरी तरह से समझ चुके हैं and you have found its absolute solution, so as a result आप egotistic हो जाते हैं और आपकी इंटेलेक्ट में अगर कोई इम्प्रूवमेंट आने के जरा से भी चांसेस होते हैं तो वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। First and foremost, perfection does not exist, it's an illusion, so stop craving for perfection. Secondly, सोसाइटी में आप जब भी कोई मसला आइडेंटिफाई करते हैं और आपको ये लगने लगता है कि उस मसले की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक वाहिद फैक्टर या किसी एक आइसोलेट एलिमेंट के ऊपर आती है, सो लेट मी इन्फॉर्म यू कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सो भले आपकी इंटेंशंस कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन इस नैरो पर्सपेक्टिव के साथ जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन दरियाफ्त कर लेते हैं, इट्स हाईली अनलाइकली कि उससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकल के सामने आएगा। एंड आई अंडरस्टैंड कि आप में से बहुत सारे लोगों के लिए चीजों को इस तरह से देखना क्यों मुश्किल होगा। इट ऑलमोस्ट गोज अगेंस्ट आवर नेचर। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई आई एम सेइंग दिस। हमारा साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्रू एवोल्यूशन कुछ इस तरह से हुआ है कि हम एक्सट्रीम स्टेंसेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और हमें हर कहानी के अंदर ही एक हीरो चाहिए होता है और एक विलन चाहिए होता है कि जिसके ऊपर हम सारा का सारा ब्लेम डाल सकें। एंड इट ऑल्सो मेक्स इट लेस कंफ्यूजिंग टू चूज साइड्स, ताकि जब भी वक्त पड़े तो हम हीरो वाली साइड पे चले जाएं और खुद को पूरी तरह से विलन से डिटैच कर सकें। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एथियस्ट्स आर डूइंग बाय डिक्लेयरिंग फिलोसॉफिकल, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल वॉर अगेंस्ट रिलीजन्स। सो अभी तक मैंने जो कुछ भी कहा है, इंक्लूडिंग माय प्रीवियस 3 ऑडियोज, आई एम जस्ट होपिंग कि शायद आप लोग मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे। तो जब भी कोई शख्स अपना कोई मजहब किसी भी वजह से छोड़ता है, एंड इट्स नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस एट ऑल, और हम जिंदगी में जब भी किसी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस से गुजरते हैं, चाहे वो फिजिकल पेन की वजह से हो या फिर साइकोलॉजिकल पेन की वजह से हो, सो वंस इट्स ओवर उसके बाद एक हीलिंग प्रोसेस शुरू होता है। उस प्रोसेस की शुरुआत ही इस इवैल्यूएशन के साथ होती है कि इफ दैट एक्सपीरियंस वाज रियली वर्थ गोइंग थ्रू ऑल दैट पेन एंड सफरिंग। सो हमारा दिमाग जनरली सारे एक्सपीरियंसेस को ही रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट की जो 2 कैटेगरीज हैं इसके अंदर कैटेगराइज करता रहता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप शिकार करते हुए जख्मी हो जाए लेकिन आप शिकार करने में कामयाब भी हो गए हो और जो चोट आई आपको शिकार करते हुए वो ज्यादा सीरियस नौयत की ना हो, तो दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस विल बी कैटेगराइज्ड एज समवॉट रिवॉर्डिंग। और जनरली हमारा दिमाग ज्यादातर पेनफुल एक्सपीरियंसेस को भी हमारे लिए रिवॉर्डिंग बनाने की कोशिश करता है, बिकॉज इट मेक्स द हीलिंग प्रोसेस मच इजियर फॉर अस। और जब भी हम इंसान किसी ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस से गुजरते हैं जहाँ से कुछ भी वर्थवाइल हासिल ना हो रहा हो या फिर कोई भी पॉजिटिव चीज हमें ना हासिल हुई हो, सो दैट काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस में एंड अप ट्रिगरिंग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर इन अस। सो लेट मी गिव यू अनदर क्विक शॉर्ट एग्जांपल। तो जब भी औरत 9 महीने की प्रेगनेंसी से गुजरने के बाद लेबर का पेन बर्दाश्त करके बच्चे को पैदा करती है, सो इफ द चाइल्ड इज हेल्दी तो वो बच्चा गोद में ले लेती है एंड द ओवरऑल एक्सपीरियंस बिकम्स लेस ट्रॉमेटिक एंड मोर प्लेजेंट फॉर हर। और अगर किसी भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से उसको स्टिल बॉर्न बच्चा पैदा हो जाए तो फिर इट बिकम्स टोटली डिफरेंट। तो जब भी कोई शख्स अपोस्टेसी कर रहा होता है या अपने मजहब को छोड़ रहा होता है तो वो कुछ इसी तरह के वल्नरेबल स्टेट ऑफ माइंड में होता है, और इस एक्सपीरियंस से सिर्फ वही लोग रिलेट कर सकते हैं जो मजहब छोड़ने से पहले काफी रिलीजियस रहे होंगे। और ज्यादातर लोग जो इस तकलीफ अमल से गुजरते हैं मजहब छोड़ते वक्त ड्यू टू देयर रिलीजियोसिटी और अटैचमेंट टुवर्ड्स देयर प्रीवियस रिलीजन, दे एंड अप बिकमिंग द मोस्ट अनफॉरगिविंग पीपल व्हेन इट्स अबाउट क्रिटिसिज्म ऑफ रिलीजन।
اور ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب وہ مذہب چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو اس تکلیف دہ ایکسپیرینس کو ان کا دماغ اس کو پلیزنٹ یا پھر ریوارڈنگ بنانے کے لیے it convinces itself that it has found something better in form of an alternate ideology. So the whole point that I'm trying to bring across is کہ غالب کمال یا ان کے جیسے جتنے بھی ایکس ریلیجیس ایتھیسٹ ہیں جو مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ آپ کو ریلیجن کو کرٹیسائز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے مذہب چھوڑنے کا جو ڈیسیجن ہوتا ہے وہ بھلے لاجک اور ریشنیلٹی کے اوپر بیس کرتا ہے، لیکن مذہب چھوڑنے کے بعد جو ان کا ایکسٹریم اسٹینس ہوتا ہے اگینسٹ ریلیجن دیٹ از پیورلی بیسڈ آن دیئر ایموشنز. اور جب بھی کسی شخص کا ایکسٹریم اسٹینس ایموشنل ریزنز کی وجہ سے سولیڈیفائی ہوتا ہے تو وہ ان کے بیہیویئر کو بالکل کسی ریلیجیس ایکسٹریمسٹ کی طرح ہی بنا دیتا ہے. تو بہت ہی سکسیسفلی غالب کمال نے اپنے اس ٹرومیٹک ایکسپیرینس کو اپنے لیے ریوارڈنگ بنایا اینڈ انفارچونیٹلی ان کو ریلیجن کی وجہ سے کافی پرسیکیوشن بھی فیس کرنا پڑا. سو اٹس ایبسولوٹلی نارمل ٹو ڈیولپ گرجز اینڈ ہیو اے وینجفل ایٹیٹیوڈ ٹورڈز ریلیجن. اور کیونکہ جو وہ کر رہے ہیں اس میں کافی سکسیسفل رہے ہیں، ان کی فالوئنگ بھی ہے، ان کے چینل کو کافی ویوز بھی ملتے ہیں. All this combined, now it is almost impossible for him to find anything wrong with his strategy. So whenever in his live session جب بھی کوئی confused شخص ان سے آ کے یہ confess کرتا ہے یا openly یہ declare کرتا ہے کہ کیسے ان کی ویڈیوز دیکھنے کی وجہ سے اس شخص نے اپنا religion چھوڑ دیا، so in his eyes it's another victory for him. جبکہ حقیقت میں جب بھی کوئی کم عمر انسان اسپیشلی اگر وہ پاکستان جیسے تھرڈ ورلڈ کنٹری سے تعلق رکھتا ہے اور وہ اپنے مذہب کو چھوڑ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ایک بہت بڑی مصیبت کے اندر ڈالنے جا رہا ہوتا ہے. بے شک غالب کمال ایسے سارے لوگوں کی انونیمٹی کا خیال بھی رکھتے ہیں اور اپنی اپوسٹسی کو اوپنلی نہ ڈکلیئر کرنے کی تلقین بھی کر دیتے ہیں، بٹ دس از ناٹ انف. پاکستان جیسا معاشرہ جہاں پہ ورچولی 100% پاپولیشن کسی نہ کسی مذہب کو فالو کرتی ہو، وہاں ایسے نیولی کنورٹ ایتھیسٹ کے لیے سائیکولوجیکلی بہت پین اسٹیکنگ ہو جاتی ہے زندگی گزارنا. وہ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ یا پھر فرینڈز کے ساتھ یا اپنی سراؤنڈنگ میں کسی بھی شخص کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں. ان کی ویلیوز بدل جاتی ہیں اور ان کے مورل سٹینڈرڈز بدل جاتے ہیں. اینڈ سیڈ ریئلٹی آف لائف از کہ ہر بندے کے معاشی حالات ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. ہر شخص کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ کسی فرسٹ ورلڈ کنٹری میں جانے کے لیے اپنے امیگریشن پروسیس کو سٹارٹ کر دے. اور اگر آپ اس سینیریو کے اندر کسی لڑکی کو رکھے دیکھیں جس نے ایٹ دی اینڈ اپنے پیرنٹس کی مرضی سے ارینج میرج کرنی ہے کسی مذہبی شخص کے ساتھ اور اسی کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنی ہے، تو اس لڑکی کے لیے تو اس کی اپوسٹسی اس کی لائف سینٹینس ہی بن جائے گی. اور اتنے سارے لوگوں کا اس ٹرومیٹک ایکسپیرینس سے گزرنا صرف اس وجہ سے کیونکہ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا کے اندر ہو رہی زیادہ تر ظلم اور زیادتی کی رسپانسبلٹی کسی XYZ ریلیجن کے اوپر آتی ہے، یا پھر آپ کا یہ عقیدہ کہ مذہبی معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے مورل سٹینڈرڈز اور ویلیوز ٹائم کے ساتھ ایوالو نہیں کر رہے ہیں. سو ایٹ دی اینڈ آپ کی باتوں میں آ کے جو بھی شخص اپنے مذہب کو چھوڑتا ہے وہ صرف ایک عقیدے کو چھوڑ کے دوسرے عقائد کو اپنے اوپر مسلط کر رہا ہوتا ہے. There is good and evil everywhere regardless of caste, creed, race اور religion. اور اس چیز کو آبجیکٹیولی سمجھ پانے کے لیے you need to have a lot of experience. اگر کسی طرح سے میریکولسلی اوور نائٹ سارے ریلیجنز ختم ہو جائیں اور سب لوگ ایتھیسٹ ہو جائیں، لیٹ می ایشور یو کہ ورلڈ ول ناٹ بی اے بیٹر پلیس. نہ تو دنیا سے پیڈوفائلز ختم ہوں گے، نہ تو لوگوں کے اندر جو میسوجنسٹک بیہیویئر ہے وہ ان کا ختم ہوگا، اور نہ ہی لوگ جنگیں لڑنا چھوڑ دیں گے، بلکہ آئی کین گارنٹی کہ دنیا کے اندر لوگ اور ہاسٹائل ہو جائیں گے. ہم انسانوں کی پروگریس کے لیے اور ہمارے سروائیول کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ لیفٹ اور رائٹ آئیڈیالوجیز دونوں ہی ایک ساتھ ایگزسٹ کریں. اچھا، تو اب میں اپنی اس آڈیو کو بھی یہاں پہ اینڈ کرتا ہوں اور آپ کو جاتے جاتے یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب بھی میں اپنی نیکسٹ آڈیو کو اپلوڈ کروں گا اس کے اندر اس حوالے سے بات کروں گا کہ کیوں ایتھیزم کی یا پھر پروگریسو مائنڈ سیٹ رکھنے والے لیفٹ ونگرز کی جو گولڈن ایج تھی وہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے اور اب اپنے ڈکلائن کے اوپر ہے. So I don't see in near future اب آپ کو لیفٹسٹ مائنڈ سیٹ رکھنے والی پاپولیشن میں کرسٹوفر ہچنز یا پھر رچرڈ ڈاکنز جیسے ریشنلسٹ اور جینیس مائنڈز نکلتے ہوئے نظر آئیں گے. And goodbye for now. Hopefully I'll upload my next audio soon, so see you over there.